हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जीन रेगुलेशन के बारे में। जीन रेगुलेशन पढ़ने से पहले आपको जीन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जीन रेगुलेशन समझ सकते हैं। अब जीन क्या होता है, ये आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जीन क्या होता है। देखिए, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो पर्टिकुलर किसी आरएनए और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम जीन बोलते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को ट्रांसलेशन बोलते हैं। जीन रेगुलेशन क्या होगा? जब डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, इस प्रोसेस में कुछ फैक्टर आ जाए, किसी भी रीजन की वजह से ये जो प्रोसेस है ये तो बढ़ जाए या कम हो जाए, इसी को जीन रेगुलेशन बोलेंगे। या फिर आरएनए से जो प्रोटीन बन रही है उसमें प्रोटीन के फॉर्मेशन में इनिबिशन हो जाए या फिर ज्यादा बनने लगे, ये भी ही ये भी जो है ये जीन रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकना या ट्रांसलेशन को रोकना, या फिर ज्यादा बनाना, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रहा है या ट्रांसलेशन ज्यादा हो रहा है, ये दोनों ही जीन रेगुलेशन है। तो जीन रेगुलेशन क्या होगा? एक ऐसी मैकेनिज्म होगी जहां पर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, उसको बढ़ाया जाता है या कम कर दिया जाता है, इसी को जीन रेगुलेशन बोलते हैं। अब जीन रेगुलेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें दो तरीके की जीन के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक होती है रेगुलेटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ऐसी जीन होती है जिसका एक्सप्रेशन हमेशा बॉडी में देखने को मिलता है। और अगर एक्सप्रेशन हमेशा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो जीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी और उसका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। जरूरी किस लिए होता है? उस सेल की सर्वाइविलिटी के लिए और बेसिक मेंटेनेंस के लिए। ऐसी जीन का एग्जाम्पल है हाउस कीपिंग जीन। सेकेंड है रेगुलेटेड जीन। रेगुलेटेड जीन ऐसी जीन होती है, उसका एक्शन तब देखने को मिलता है, मतलब वो तब एक्टिव होती है जब बॉडी में सिग्नलिंग आती है और उस पर्टिकुलर जीन की जरूरत होती है, उस पर्टिकुलर जो प्रोटीन है या आरएनए है उसकी जरूरत होती है। ऐसे जीन को रेगुलेटेड जीन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये ओपेरॉन मॉडल आपने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा होगा। ठीक है। अब आते हैं लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन हमें करना है, लेकिन ये जो जीन रेगुलेशन बॉडी में होती है वो किस किस लेवल पे हो सकती है? पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। सेकंड है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है। थर्ड है ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। फोर्थ है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में क्या होगा? जो डीएनए है, इससे जो है एमआरएनए नहीं बन पाएगा। बेसिकली कहें तो प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? प्री एमआरएनए तो बन गया है इससे, लेकिन इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड क्या है? ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। यहाँ पर आरएनए तो बन चुका है, मतलब एमआरएनए बन चुका है, स्प्लाइसिंग हो चुकी है, लेकिन इस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फोर्थ है पोस्ट ट्रांसलेशन। मान लीजिए प्रोटीन का भी फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उस प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन करनी, उस मॉडिफिकेशन को रोक दिया जाए, तो पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में देखिए, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताती हूँ। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो वहां पर कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं जो आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे फैक्टर को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। अगर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यही ना अवेलेबल हो या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा? डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा। तो इस वाले लेवल को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। इसमें जैसे की प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं? या तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो, या क्रोमैटिन रिमॉडलिंग हो जाए, डीएनए का मिथाइलेशन हो जाए, या जो प्रमोटर है वो एसेसिबिलिटी ना हो उसकी, मतलब वो अवेलेबल ही ना हो, वो जाकर बाइंड ही ना कर पाए। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो जाकर प्रमोटर से बाइंड ही ना कर पाए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? मान लीजिए डीएनए से आरएनए बन गया, लेकिन अब उसकी स्प्लाइसिंग को अगर हम रोक देंगे तो आगे ये मैच्योर एमआरएनए नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो इसमें स्प्लाइसिंग फैक्टर को इनहिबिट कर दिया जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, अगर जरूरत है। आरएनए एडिटिंग कुछ होगी, एमआरएनए को अनस्टेबल कर दिया जाएगा। ये सारे प्रोसेस जो होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में आते हैं। ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में क्या होता है? जो एमआरएनए बना हुआ है इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने दिया जाएगा। और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम की बाइंडिंग जरूरी होती है। इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, उन सबको इनहिबिट किया जाएगा।
टीआरएनए अवेलेबल नहीं होगा तो ये प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। फोर्थ है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में क्या होगा, बाय द वे अगर ये प्रोटीन बन चुकी है, लेकिन इस प्रोटीन में जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये एक्टिव प्रोटीन नहीं कहलाएगी। तो इसको इनएक्टिव ही रखा जाएगा अगर इस मॉडिफिकेशंस को हम रोक दें। जैसे इसमें प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रॉपर फोल्डिंग ना हो पाए प्रोटीन की, सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ना बन पाए, फॉस्फोराइलेशन ना हो, ग्लाइकोसाइलेशन ना हो, ये सारे जो हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में आते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को हम 4 तरीके से रोक सकते हैं। या तो ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया है तो उसकी स्प्लाइसिंग ना होने दें, या फिर जो एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोक दिया जाए, और अगर प्रोटीन बन गई है तो उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन को इनहिबिट कर दिया जाए। ये 4 तरीके के जीन रेगुलेशन आपको पढ़ने हैं। अब आते हैं सिस एंड ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए। सिस और ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए क्या होता है? सिस रेगुलेटरी आरएनए ऐसे आरएनए होते हैं जो खुद के मतलब आरएनए सीक्वेंस होते हैं जो खुद के एक्सप्रेशन को ही नहीं होने देते हैं। और ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए ऐसे होते हैं जो दूसरे के जो दूसरी जीन है उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट करते हैं। कैसे? सिस रेगुलेटरी आरएनए देखिए, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है और ये एमआरएनए है। 5 प्राइम से अगर आप इधर देख रहे हैं तो एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस लूप स्ट्रक्चर की वजह से इस पर्टिकुलर एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है ये हो तो गया है, लेकिन इससे प्रोटीन नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये खुद के हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर की वजह से अपने एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, तो ये सिस रेगुलेटरी आरएनए है। ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए कब होगा? ये पर्टिकुलर एमआरएनए है जिसे रेगुलेटरी आरएनए बोल रहे हैं, ये जाकर दूसरे एमआरएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और इस वाले एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है प्रोटीन में वो होने नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा रेगुलेटरी आरएनए था वो किसी और एमआरएनए के एक्सप्रेशन को नहीं होने दे रहा है, तो ये ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए है। और जहां पर खुद के ही एक्सप्रेशन को नहीं होने दे रहा है, मतलब खुद से एमआरएनए जो है उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ऐसे रेगुलेटरी आरएनए को सिस रेगुलेटरी आरएनए बोलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जीन क्या होता है और जीन रेगुलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होती है और रेगुलेटेड जीन क्या होती है। फिर जो जीन रेगुलेशन है वो 4 तरीके के बेसिस होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशनल और एक पोस्ट ट्रांसलेशनल। फिर हमने पढ़ा सिस और ट्रांस रेगुलेटरी आरएनए क्या होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।